आप देख रहे हैं थिंक 360। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज सिविल लाइन्स में बात हो रही है वरिष्ठ पत्रकार पूर्व छात्र नेता श्री ओम सैनी जी से। ओम सैनी साहब, आपने तो पूरी राजनीति को देखा है, 1952 से लेकर के अब तक के चुनाव को देखा। 1969 से आपने सक्रिय तौर पर पत्रकारिता शुरू कर दी। पहला जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ वो कहानी अगर आप बता पाए तो किस तरह से हुआ? देखिए, आज़ादी से पहले जो हीरालाल शास्त्री, उनको कौन सी सरकार बोला करते थे वो, प्रजामंडल। हाँ, प्रजामंडल वाली जो सरकारें बने, उत्तरदायी शासन जिसको बोल रहे हैं। तो हीरालाल शास्त्री चीफ मिनिस्टर बने और उनके मंत्रिमंडल में कुछ लोग रहे। उनको पसंद नहीं करते थे गोकुल भाई भट्ट वगैरह। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, हीरालाल शास्त्री को रिजाइन करना पड़ा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। देखिए, विधानसभा के सदस्यों ने नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने पास किया। इसी तरीके से जब पंडित नेहरू का, या जो आज कहता है ना कि साहब गांधी परिवार का या किसी परिवार का कोई दबदबा नहीं, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग एक ज़माने से रही है। पंडित नेहरू पसंद करते थे जयनारायण व्यास को, और जनमत से जो लोग इलेक्ट होके आए उसमें टीकाराम पालीवाल थे। तो वो उनको ये पराजित हो गए थे जयनारायण व्यास। तो उनको कहा कि नहीं, आप उपचुनाव करके उसमें जीत के आओ। जीतने के बाद में इनसे कहा टीकाराम जी से कि आप रिज़ाइन कीजिए। मतलब दुखी मन से टीकाराम जी ने रिज़ाइन किया और जयनारायण व्यास चीफ मिनिस्टर बने। जयनारायण व्यास चीफ मिनिस्टर बने तो उसके बाद में फिर द्वंद्व स्टार्ट हो गया। जो प्रभावी समूह था, जाट समूह था, वो ऐतराज़ करने लगा जयनारायण व्यास के साथ में, और फिर जयनारायण व्यास के साथ में जो हुआ वो भी ज्ञान है। और जयनारायण व्यास को जिस तरीके से पराजित होना पड़ा वो मुझे ठीक से याद है। मोहनलाल सुखाड़िया जो शायद 38 बरस के थे उस वक्त, उनको खड़ा किया और 6 या 7 वोटों से वो विजयी होकर के और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने। अब देखिए, सोशल इंजीनियरिंग का सिलसिला भी राजस्थान में उस वक्त देखने को मिला। जयनारायण व्यास ने अपने आप को बचाए रखने के लिए जितने भी राजपूत जागीरदार जो रामराज्य परिषद से इलेक्ट होकर के आए थे, सबको कांग्रेस के अंदर शामिल कर लिया। जो अगर वैचारिक उस पर देखिए तो वो छोड़ दीजिए, वो कहीं होता ही नहीं, वो कर लिया। वो करने के साथ में वो अपना बहुमत बनाया, लेकिन शिकस्त खा गए इस ग्रुप के साथ में। तो यहाँ से जब होता है तो फिर देखा कि मोहनलाल सुखाड़िया जब आए तो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने दिखाई। उन्होंने जाटों में डिवीजन, क्योंकि जाट डिक्टेटिंग थे तो उनको कैसे डिवाइड किया जाए, तो उन्होंने मिर्दा फैमिली को अपने साथ में जोड़ा और ये जो कुंभाराम जी का जो ग्रुप था उसको कमज़ोर किया। और उससे देखो कितनी लंबी लड़ाई चली है। और मुझे याद है, जबकि कहते हैं कि कुंभाराम जी ने बड़ा रोल प्ले किया था सत्ता बदलने में। हाँ, बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया था। लेकिन वही कहा ना कि कुंभाराम जी चाहते थे कि उनके मुताबिक काम करे, ये कठपुतली बन के रहना नहीं चाहते थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो उन्होंने तोड़ सीख लिया और उनके सामने नज़ीर थी जयनारायण व्यास की, कि जयनारायण व्यास ने जिस तरीके से रामराज्य परिषद का को अपने अंदर शामिल कर लिया, ठीक उसी तरीके से उन्होंने जाटों को 2 खाप में बांट दिया। और कालांतर में ये सब चीज़ें जब हो रही थी तब देखा कि आपने कि एक वक्त में कमला जी और सुमित्रा जी और दौलतराम सारण, और सुमित्रा जी नहीं, दौलतराम सारण और कुंभाराम चौधरी, ये कांग्रेस पार्टी से पहले ना इत्तेफाकियाँ करते रहे, उसके बाद में रिजाइन किया। एक लंबा किस्सा है ये। लेकिन ये इन्होंने अलग हुआ। अलग होने के बाद में फिर चलता रहा। 1967 का दृश्य वहाँ तक आ जाइए आप, कि पहला राजस्थान पहला मुल्क था, पहला प्रदेश था जिसके अंदर दल बदलू के माध्यम से सरकार बनी। सुखाड़िया ने जो उस वक्त वो जो संपूर्णानंद यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, और गवर्नर होने के साथ में वो कैसे पार्शलिटी, आज के गवर्नरों को कहा जाता है ना, मैं कह रहा हूँ कि 1967 के गवर्नर देख लीजिए। तो ये तो होता रहा है, ये कुछ नया नहीं। ये उस वक्त की बात है जब जोरी बाजार गोलीकांड। जी हाँ, वो उस वक्त जोरी बाजार में मैं घूम रहा था और 7 लोग मरे थे। एक स्टूडेंट था जो मेरे कॉलेज का ही था, उसके पाँव में गोली लगी थी, इसलिए मुझे ठीक से, तो 7 लोगों की डेथ हुई थी। और तारा प्रकाश जोशी शहर नगर दंड नायक हुआ करते थे, जो बहुत अच्छे पोइट थे और जिनको मैं बड़ा खफा था इसी बात से कि आप जनरल डायर की तरह से आपने हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं दिया। मैंने कैसे नहीं दिया, आप ही ने दिया। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन
ये बात मैंने कही, और वो इसको कहीं महसूस करते होंगे कि ये क्यों बोलता है ऐसा, लेकिन मैं बोलता था कि ये हमने देखा है, आप चाहते तो आप इनकार करते कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका रिश्तेदारी का सिलसिला था, गृह मंत्री उनके काका ससुर या ऐसे कुछ थे, वो सारा, तो ये एक दृश्य ये भी बना है उसमें। लेकिन पोलराइजेशन और विपक्षी दलों को उस वक्त की जो एक छत्र राजनीति थी कांग्रेस की, जिसके ऊपर जिसकी तानाशाही से पूरा देश आतंकित था, अगर केंद्र में राम मनोहर लोहिया जैसे लोग और दूसरी पार्टीज़ के लोग भी सारे जो थे वो इस तरीके से गोलबंद हो रहे थे, ठीक उसी तरीके से राजस्थान में भी गोलबंदी हुई और एक नई पार्टी का भी जन्म हुआ, स्वतंत्र पार्टी यहाँ हुई, राजगोपालाचार्य कैसे, वो इतिहास की नज़ीरें हैं। और जैसे महारानी गायत्री देवी का राजनीति में आना, राज प्रमुख जो रहे महाराजा मान सिंह, उन्होंने इनकार किया कि आपको नहीं जाना चाहिए, ये नहीं मानी, मतलब उनके बीच में ना इत्तेफाकी थी राजनीति को लेकर। हाँ, बिल्कुल ना इत्तेफाकी थी। वो कहते थे ये क्या कर रही हो, मतलब घर का सारा एटमॉस्फेयर भी बदल जाएगा, लेकिन वो नहीं मानी और सचमुच में प्रभावी हुई। और जयपुर राजघराने का सामान्य जन पे कितना प्रभाव था, उसका असर देखने को पता लगा कि कितने लाख वोटों से महारानी गायत्री देवी जी विजयी हुई। लेकिन कैसे शरण जो हुआ वो भी देखा कि कैसे बाद में जाकर के पृथ्वी सिंह जी जो राजकुमार थे, ये कैसे पराजित हुए, दूसरा में कैसे हारे। तो ये राजनीति में दम्भ भी नहीं चलता है। राजनीति में इन सब चीज़ों में आपके अगर उसूल हैं, उसूलों की राजनीति आप कर रहे हैं, तो वो हर वक्त में एक वक्त में मटमिली हो सकती है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा वो चमकेगी, ऐसी धारणा मेरी बनी। आपको कुंभाराम जी के मानस पुत्र के बतौर जाना जाता था। कहते हैं कि उनके जो पुत्र हैं विजय जी, उनसे ज़्यादा आपको पहचाना जाता था, वो आप पे बहुत ट्रस्ट करते थे। देखिए हुआ क्या कि कुंभाराम जी साहब जब मैं कॉलेज का इलेक्शन लड़ रहा था, तो शेर सिंह जी उन्हीं की वजह से मेरी यूनियन का उद्घाटन करने आए थे। तो वो मैं बात जिस तरीके से करता था, वो अंदाज उनको अच्छा लगता था। मैं बेसाख्ता बोलता था, तो बदतमीजी तो होती नहीं थी, लेकिन कड़वी हो सकती थी। तो एक दिन उन्होंने कह दिया पहले ही, करे छोरा तू कुछ कर ले, टमाटर बेचनियों की तरह से घूमेगा वरना। तो मैंने कहा टमाटर बेचनिया, ये क्या होगा? तो मैंने खट से अंदाज लगा कि ये कह रहे हैं कि, तो मेरी कम्युनिटी को लेके ये बोला उन्होंने। तो मैंने कहा ऐसा है पिताजी, आपका छुआ तो पानी नहीं पीता है कोई, बता रहा हूँ। आपका मारवाड़ा का जो इतिहास है, मेवाड़ का नहीं, मारवाड़ा नागौर वाला जो इलाका है, इसका इतिहास है, उसमें देख लीजिए आप ना कि कैसे रखा जाता है। मेरा तो छुआ हुआ ब्राह्मण भी खाता है और ठाकुर भी खाता है और सारे खाते हैं, लेकिन आपका छुआ हुआ नहीं खाएंगे, तो ये मत कहिए आप। उन्होंने कहा कि उस आदमी की निगाह ने देखा कि ही इज़ ए डिफरेंट मैन। तब फिर तो मैं वो जानना चाहते थे कि ये जो पीजेंट्री मूवमेंट जिसके माध्यम से माओ सेतुंग ने चीन में रिवॉल्यूशन किया, जिसके माध्यम से ये तो कम्युनिज्म को समझने के लिए मेरा बड़ा इस्तेमाल करते थे और मुझसे बात करते थे। और उसी सिलसिले में मुझे हर सैटरडे को दिल्ली जाना पड़ता था, राज्यसभा के वो मेंबर थे तब, और वही सब चर्चाएं करते हुए। वो लिखते बहुत सुंदर थे, उनकी राइटिंग बड़ी अच्छी थी, लेकिन दिमाग में चीज़ें वो चर्चा के माध्यम से ही वो करते थे। तो वो लिखने की आपने बात बताई, कहते हैं कि वो जो डिजायर होती थी, रिकमेंडेशन होती थी, वो भी लोग अपने कार्यकर्ताओं के हाथ पे लिख देते थे। एक के साथ में हुआ था, भगवत सिंह मेहता उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे। तो कोई गांव का सरपंच या कौन था, पंच था क्या था, जो आया कि चौधरी साहब को सुनता ही नहीं है यहाँ पर, तो ये सारे वो करते हैं, क्या कौन आ रहे बुला। तो पीए को बोला, तो उनका कि साहब चीफ सेक्रेटरी साहब है, कि भाई बुला ले, बाबूजी बड़े बाबूजी हैं, क्या कहें कि चाय पीने आ जाओ इधर, ऐसे कुछ कहा होगा उन्होंने। तो आए भगत, वो कहा कि ये सब हो नहीं सकता, रूल्स में नहीं, तो रूल बदल दे भाई रूल बदल दे, रूल तो हम ही बनाएंगे ना, तू बदल दे। तो ये मैंने लिख दिया, इस पे ठप्पा लगा देना तेरा। तो ये इतना विख्यात हुआ, उन्होंने हाथ पे लिखा। हाँ, चीफ सेक्रेटरी। हाँ, नहीं, अच्छा, उसके पंच के जो कह रहा था ना, ये ले, ये इसकी ठप्पा लगा दे जा। तो ये इतनी विख्यात हुई कि राजस्थान के कोने कोने में ये बात पहुंच गई। ये एक इंसिडेंट।
और इसी तरीके से गुड़ खाने का उन पे इल्ज़ाम लगा था। तो छोटी चौपड़ पे मीटिंग हो रही थी, तो उसमें कहे कि अगर गुड़ में खा गया तो खाने की चीज़ ही तो खा गया, और ठहाके मार रहे हैं लोग। पता है भ्रष्टाचार को कैसे जस्टिफाई किया, मान लिया। ये कहते हैं ना भाई, गुड़ खाने का था तो खा गया। वोट बैंक बनाने को लेकर के भी कहते हैं कि उन्होंने एक नारा दिया था, जाट की बेटी वो जाट ये का वो वोट, देखिए, जाट ये हुआ कब? ये 1967 के बाद में, जब देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मास ऑर्गेनाइजेशंस थे, चाहे स्टूडेंट विंग हो, पीजेंट्री हो, चाहे ट्रेड यूनियन हो, ये जब कमज़ोर पड़ने लगे तो लोगों ने जाति को अपना आधार बनाना शुरू किया। तो जाति के हिसाब से कि कितना परसेंट कौन सी जाति के लोग हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए, तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। और ये आज तक चल रहा है, हैं? तो इसीलिए उन्होंने ये जुमला बोला। और बेसिकली देखिए, जैसे प्रीपेपर्स को बंद करने की बात पर भी उनका रुझान राज्यसभा में अलग नज़र आया। तो राजनीति के कॉन्सिक्वेंसेस से वाकिफ़ नहीं थे वो, फौरी तौर पे लाभ क्या हो सकता है इससे वाकिफ़ थे। तो फौरी तौर पे तो लाभ हो गया, लेकिन साथ साथ में वो जो एक सुधार का सिलसिला चला, जो आर्य समाजी थे, वो आर्य समाज का और उनके दूसरे लोगों का जो सुधार का एक कार्यक्रम चल रहा था, उससे परे जाके उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए बोला ये। लेकिन ये नज़ीर बड़ी ख़तरनाक हो गई, जाट की बेटी जाट का वोट जाट के लिए, ये नज़ीर बड़ी, तो ये हर कम्युनिटी में स्टार्ट हो गया फिर कि अगर ऐसा ही है तो फिर सबका, तो सब जातियों का पहले हत्याकांड हुआ था, दिलीप सिंह हत्याकांड, भैरव सिंह शेखावत के भांजे थे वो, उसमें भी आपकी भूमिका की बड़ी चर्चा होती है कि उस वक्त जो एक टकराव है टालने में आपकी और खुद भैरव सिंह जी की बड़ी भूमिका रही। देखिए, बिल्कुल इन दो लोगों के सेंटेंस बता रहा हूँ मैं, भैरव सिंह जी और कुंभाराम जी। कुंभाराम जी ने कहा तू मत भाग जाना कहीं, भैरव सिंह जी ने कहा तू छोड़े मत वरना गड़बड़ हो जाएगी। मेरे साथ में जाट भी थे और राजपूत भी थे, जितने ठिकाने वाले लड़के थे वो सब मुझे बेहद पसंद करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ फुटबॉल, क्योंकि सब मेरे साथ में फुटबॉल खेले हुए थे, तो कैसे कहाँ। और जाटों के साथ में भी ऐसा ही था। तो ये जो मूवमेंट था, ये मैंने इसमें चौपट से घोषणा की कि हम जो कुछ कर रहे हैं यार, जो कुछ सम्मान मिल रहा है वो छात्र दिलीप सिंह को मिल रहा है, ये किसी कम्युनिटी के उसको नहीं मिल रहा। वरना जो विजय पूनिया साहब हैं, अगर उनके साथ में ये होता तो उनके साथ में भी यही करना पड़ता हमें, क्योंकि छात्र के हित के लिए हम वो कर रहे हैं। तो दूसरा जो ग्रुप था जिस पे मकराना वाले शिरकत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि विजय सिंह मकराना, उनका कहना था कि नहीं, कल ये जो अस्थि कलश है इसको यहाँ पर रखा जाएगा और इस पे वो होगी मीटिंग। तो जहाँ 50,000 लोग इकट्ठे होकर के और भाषण सुन रहे थे, अगले दिन वहाँ पर मुश्किल से 500 लोग इकट्ठे हुए। तो ये मैसेज गया सच में कि, तो वो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे ही कहने से हुआ, लेकिन ये स्वतः ही होता है। अगर आपकी आवाज़ ईमानदारी की है तो बिल्कुल असर होता है। जैसे वो आपने दिल्ली में देखा ना, आप पार्टी के जन्मदाता का से कैसे हुआ, वो ऐसे थोड़ी। तो लोगों को अगर ईमान की बात समझ में आती है तो उस वक्त मैंने होने नहीं दिया यहाँ पर कोई दंगा, और उनसे कहा मैंने, तो मुझे कुछ लड़के याद हैं मुझे, अब तो वो मेरे जैसे बूढ़े हो गए, उन्होंने दौलत वगैरह थे, हिम्मत वगैरह, तो उन्होंने आकर के तलवारें निकल जाती है तो अंदर नहीं जाती है। मैंने कहा रहने दे भाई, तो डट ले अंदर ही, उनको तो वो गए जमाने। अब अच्छा, भैरव सिंह जी की भूमिका की भी कमाल की थी कि उनके सगा, हाँ, तो उन्होंने ही बचाया ना, वरना दंगे हो जाते हैं। 2 वक्त भैरव सिंह जी ने कमाल किया है। सती वाले मूवमेंट में बड़ा रिस्क लेकर के, देखिए, इमोशनली चार्ज कम्युनिटी के बीच में अपनी बात कह दी, जो बहुत मुश्किल काम है। वैसे इमोशनली चार्ज कम्युनिटी उस वक्त भी थी, तब दिलीप सिंह की मृत्यु के वक्त में भी, दोनों वक्त में अपने डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भैरव सिंह जी ने ईमानदारी से निभाया, और उन दोनों वक्तों को मैं बड़ा याद करता हूँ। और उसमें उस एक वाले में तो चूँकि उन्होंने मुझे ही जिम्मेवारी सौंपी और सारा झेला मैंने, और ये जितने भी थे बाद में वो तो एमएलए बन गए बाद में ना, वो जो दूसरे जो भाग के गए थे, क्योंकि वो उनका तो आधार दूसरा था, हमें तो कोई एमएलए का सिलसिला था नहीं। तो लेकिन उससे उनमें भी बात पैदा हुई कि ओम न हो तो यूँ हो जाता, यूँ करके ना।
और ठाकुर लड़कों में कहा कि सच कह रहा है यार, जानते तो थे ना, क्योंकि निरोज के बाहर जिस तरह के झगड़े होते थे हमने उस वक्त देखा है, उससे सारी कम्युनिटी वाकिफ थी कि दिलीप सिंह जी या विजय पूनिया जी या हरि सिंह जी डॉक्टर जो दिवंगत हो गए, वो कैसे सब सिलसिला, तो वो सब समझते थे लोग ना। ये सारे दोस्त थे पहले। हाँ, हमारा क्या लेन देन था, हमारा तो लेन देन नहीं था। हरदेव जी जोशी से भी आपके बड़े प्रगाढ़ रिश्ते रहे। हरदेव जी के साथ में देखिए क्या कि हरदेव जी ये समझते रहे कि मेरे पॉलिटिकल विश्लेषणों को देख करके उन्होंने अंदाज लगाया कि ज्योतिष में बड़ा जानता है। उनका बंधु तुम तो ज्योतिष जानते हो, क्योंकि मुझे याद है कि जब उनको यहाँ से राज्यपाल बना करके भेजा गया असम, हाँ, तो मैंने कहा कि आप चले जाइए, आपके बड़ा भविष्य बड़ा उज्जवल, मैं बता देता हूँ। और उसी वक्त एक वो कांड हुआ जिसकी वजह से उनको वापस बुलाना पड़ा, वो चीफ मिनिस्टर बने भरतपुर राजा मानसिंह शिवचरण जी के बाद। तो उन्होंने कहा कि उस बात से उन्होंने माना कि हाँ मैंने कहा था ना आपको कि आपका भविष्य बड़ा उज्जवल है। और अब मैंने कहा अपना कमिटमेंट अपनी वो सारा इंदिरा जी के प्रति रखिएगा, ऐसा ख्याल रखना आप भविष्य। तो वो आए वक्त जब भी कभी कोई बात होती तो एक किस्सा है उनके साथ में कि एक साहब ने मेरे को 100 रुपये दिए थे स्ट्रीट प्ले के लिए, उन साहब का ट्रांसफ़र हो गया, तो वो मरे हुआ से लटका हुआ सा चेहरा लेकर के कॉफ़ी हाउस के बाहर आ रहे थे। मैं अपनी साइकिल से गया, मैंने क्या हुआ भाई साहब, तो उसने कहा अरे ओम जी ऐसे ही। मैंने क्या बोलूँ कि ऐसे ट्रांसफ़र करना, काम क्या करना है बताइए, क्योंकि मैं दबा जा रहा था 100 रुपये से। तो 100 रुपये दिए थे इन्होंने। आप नुक्कड़ नाटक करते थे? हाँ, उस वक्त आपका थिएटर से भी जुड़ाव रहा लंबा? थिएटर से बहुत, देखिए मेरे ज़माने में पिंचो कपूर का स्कूल और मोहन महर्षि का स्कूल और नंदलाल भानु भारती जी ये बात मेरे साथ में, भानु बाद में क्या है नजरी। तो उस वक्त तो ये जो मील गेट के ऊपर नाटक करने की विधा थी, जिसको कम्युनिस्टों ने अपने ट्रेड यूनियन संगठन बनाने के लिए बड़ा और चेतना बनाने के लिए बड़ा इस्तेमाल किया, आज़ादी से पहले और बाद में भी। वो बंद हो गया था, वो मैंने स्टार्ट किया यहाँ। और एक नाटक था अंधे गूंगे बहरे, जिससे मैंने ये इस्टेब्लिश किया कि पीएचडी करने वाले स्कॉलर्स की कैसे शोषण होता है। और वो नाटक की स्क्रिप्ट मणि मधुकर ने लिखी थी, वो आज भी मुझे जुबानी याद है। मणि मधुकर ने कभी ऑन नहीं की उस स्क्रिप्ट को, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये उनका लिखा हुआ है। उन्होंने नहीं माना, क्योंकि उनके जो संबंध थे उल्टे पुल्टे, वो सब गड़बड़ा जाते। तो वापस उस बात पे लौटते हैं जो जिन्होंने आपको 100 रुपये दिए थे। हाँ, तो मैं गया साइकिल से, यहाँ अजमेरी रोड पर ही चीफ मिनिस्टर रहते थे, तो उनके यहाँ गया। तो वो जानते थे कि मैं कभी कभी आता हूँ, तो साइकिल बाहर खड़ी करके और मैंने कहा कि सीएम साहब है क्या है, तो एसपी जैन शायद अब है या नहीं, अशोक जी के भी हुआ करते थे बाद में। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मेरी बात एसएल जैन सुरग्यानी लाल, हाँ सुरग्यानी, तो मेरी बात करो कि हाँ। तो उन खट से उनका आदेश था कि बंधु का जब भी फ़ोन आए, मैं रहूँ तो सीधा बात करा दो, मैं कैबिनेट में कहीं बैठा हूँ तो नोट कर लो और खट से बात कराओ बाद में। बंधु का फ़ोन ये कह रखा था यूँ खुला। तो जैसे मैंने कहा कि हाँ जाओ ना अंदर, तो मैं अंदर गया तो मैंने कहा यूँ एक ऐसे एक आदमी ने मेरी बड़ी मदद की थी। क्या की थी? मैंने कहा कि मैं नाटक कर रहा था तो 100 रुपये दिए थे। तो क्या? मैंने कहा उसका ट्रांसफ़र कर दिया आपने साहब, यूँ वो जो विभाग था, आबकारी विभाग था। तो मैंने वो तो बहुत चोर आदमी है, मेरे खर्च से तेवर बदल गए। मैंने कहा आपके विभाग में, इस आबकारी विभाग में एक भी ईमानदार आदमी हो तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वो समझ गया कि तो बिल्कुल यूँ हो गया। अच्छा कल कर देंगे। शायद मैं याद कर पाता हूँ, लोकेश जोशी जी थे जिनके ट्रांसफर, लोकेश शर्मा थे, लोकेश शर्मा अभी भी है, कॉफ़ी हाउस प्रेस क्लब में बैठे थे। तो कहा भी कर देता हूँ सुबह हो। मैंने कहा कि भाई साहब कल ट्रांसफ़र कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया। वो देखते रह गए, ये देखो ये साइकिल वाला आदमी कैसे करवा दिया है। तो वो तो उसमें तो पैसे लगते थे सर। बाद में पता लगा मुझे कि पैसे का भी बाद में पता लगा कि हाँ यूँ हुआ। तो हो गया। होने के बाद में फिर मेरे पास में सीएम हाउस से फ़ोन आया कि विधानसभा चल रही है, ये इसकी बड़ी आवाज़ें उठेंगी,
अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और 3 दिन बाद में कर दूँगा, तो तुम बता दो उसको। तो मैंने कहा कि आपका पैक ये अभी कैंसिल हो गया और 3 दिन बाद में फिर हो जाएगा। वैसे ही हुआ और वैसे हुआ, तो वो तो लट्टू हो गए लोग देखते रह गए। लेकिन हमने इन सब बातों का कोई कभी नाजायज़, इन संबंधों का नाजायज़ इस्तेमाल कभी नहीं किया। 100 रुपये का भुगतान ऐसा जरूर- कहते हैं कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब, ये यूथ पॉलिटिक्स में थे, पहली बार एमपी बने, और कन्हैयालाल नंदन जी ने आपको कहा था या गोवर्धन हेडाउ जी ने कहा था कि इनको ग्रूम करें, इनकी देखिए, मदद करें। दरअसल कन्हैयालाल नंदन दिनमान के एडिटर बन के आए। रघुवीर साह जी के रहते हुए उसका बड़ा ड्रॉप हो रहा था सर्कुलेशन। उनका जिस तरह का सिलसिला था राइटिंग का, वो अलग किस्म का था। वो बच्चों वाली मैगजीन निकालते थे, बाद में पॉलिटिकल। उन्होंने फ़ोन किया कॉफ़ी हाउस के उस पर, क्योंकि वो मोबाइल तो होते नहीं थे। कॉफ़ी हाउस का ही मेरा कॉन्टेक्ट चैनल था कि एक लड़का है जो नाम ये है और उसका ज़रा ख्याल रखना है। कौन है ये? हम जानते नहीं थे। ये श्रीमान पहली बार सांसद बने थे। इनसे जब मिला तो मैंने देखा कि ये तो मैं जो जनमत लिखा करता था कॉफ़ी हाउस में, ब्लैक बोर्ड जिस पे कि स्टोरीज़ के पीछे मंतव्य क्या है वो लिखने का, तो उसको पढ़ने के लिए बहुत लोग आते थे। राजनेताओं के अतिरिक्त भी लोग, खूब एडवोकेट और डॉक्टर सब आते थे। मैंने कहा ठीक है। तो इसके बाद में इनका फ़ोन आया, ये सर्किट हाउस से बोल रहे थे कि आपसे मिलना है। मैंने कहा जी मैं कॉफ़ी हाउस में हूँ, कि आप सर्किट हाउस हो? मैंने कहा मैं साइकिल पे कहूँगा, आप बताओ। कि नहीं मैं आदमी भेजता हूँ। तो एक लड़का था जो विजय जैन करके नाम था, वो मुझे लेने के लिए आया और मुझे लेके गए कि ऐसे ऐसे। मैंने कहा नंदन जी ने कहा था मेरे को, आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, कि थोड़ा सा राजस्थान की राजनीति का क्या स्वरूप है, ये सब पे चर्चा करेंगे तो ठीक रहेगा। मैंने ठीक है, तो कि मैं आपसे कांटेक्ट कैसे करूं? मैंने कहा जी मेरे पास तो फ़ोन तो है नहीं। हैं, आपके पास फ़ोन नहीं है? मैंने कहा जी बड़ा नहीं है। 3 दिन में फ़ोन लग, आज तक मेरे घर में जो लैंडलाइन है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब डिप्टी मिनिस्टर थे, नहीं जब सांसद थे, डिप्टी मिनिस्टर बन गए थे, तो उनकी दी हुई लाइन से। उसके बाद में इनका रुझान रहा राजस्थान के पॉलिटिकल एक्टर्स को जानने का, रुझान रहा राजस्थान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में डिफरेंट फेजेस जो है। तो चूँकि मेरे पास में मार्क्सिज्म के टूल रहे हैं, उन टूल से एग्जामिन करने में बड़ी सहूलियत रहती है। आप निर्ममता पूरे काव चाहो तो नंगे कर सकते हो, या उसको भद्र भाषा में पेश कर सकते हो अगर आपके पास में जुबान है तो उस हिसाब से मैंने जितनी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं उनको, उनके एटीट्यूड्स को और जो नौकरशाही का जो स्वरूप रहा है उसको टैकल करने के जो तौर तरीके रहे हैं, डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स के और डिफरेंट पीरियड्स के, उसके उनके इम्पैक्ट, वो सब ये बड़ी चर्चा की उन्होंने। तो मुझे अच्छा लगा कि कितना जिज्ञासु है ये आदमी उस वक्त। बाद में ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें वैसी नहीं है जैसे भैरव सिंह शेखावत के साथ में थी या हरदेव जोशी के साथ में थी। ये एक अजीब किस्म के रिलेशन। उस वक्त आपको लगा था कि जिन अशोक गहलोत से आप मिल रहे हैं वो इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेलेंगे, इतनी बार मुख्यमंत्री बने? वो तब लगा जब ये राजस्थान के पीसी चीफ बन करके आए जी। उस वक्त मुझे यूँ लगा कि मेरा ही कहना था कि पॉलिटिकल पार्टी वही डेवलप हो सकती है जिसके मास ऑर्गेनाइजेशन प्रभावशाली हों। तभी आप उनको कास्टिज्म से, वर्ण से और इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो आप। अगर मैं किसी दल का नेता हूँ और मेरे पास में ये सारे मास ऑर्गेनाइजेशंस के सिलसिले हैं, तो मुझे कभी भी अपनी जाति के पास में उस तरीके से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने बिगनिंग में अपनी जो राइवल्स थे पीसी चीफ बनने के साथ में, तो यंगस्टर्स को पकड़ा, उनको जिस तरीके से इन्होंने ग्रूम किया, आज वो बहुत सारे लोग मेरे सामने हैं, उनको ग्रूम किया। और ग्रूम करने में इनका गांधीयन एटीट्यूड था। मेरा ये सिलसिला नहीं था कि गांधी जी वाले तरीके से पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनती। पॉलिटिकल पार्टी तो हर तरीके से मुस्तैद होकर के बनती है।
तो इनकी मुस्तैद रहने वाली निगाह तो रही पीछे, और गांधीयन चरित्र रहा आगे। सामने। तो उसके लाभ भी मिले हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप देख रहे हैं सारा सिलसिला कैसे होता है। तो ये दोनों मिक्सचर के साथ में, तो जब पहली बार चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ रहे थे तो मैंने कहा था कि आपके पास में बहुत बेहतर रिजल्ट होंगे आपको, क्योंकि आपने जिस तरीके से चीज़ें मोबिलाइज़ की है, और जो ये जो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी से जो स्वरूप बन गया है, और उसमें जो कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी के होने चाहिए फुलफिल, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो आप उनमें सामंजस्य बिठाइए, ये मैंने कहा था। तो मुझे बार बार वो अवार्डी का जो रेजोल्यूशन था इनका 1956 का कांग्रेस का, जिससे लेकर के कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ 1968-69 में, सिंडिकेट इंडिकेट वाला सिलसिला बना, वो मैंने कहा उसको कहीं माइनस ना कीजिएगा। तो वो हुआ और उसका नतीजा भी देखने को मिला। अब उसमें चूँकि वो जो ओल्डीज़ थे वो इनको पसंद नहीं करते थे, ओल्डीज़ कभी पसंद नहीं किया उन्होंने, लेकिन ओल्डीज़ की अपनी जो डिक्टेटोरियल शक्ल बन गई थी, वो शक्ल भी लोगों को पसंद नहीं थी। तो विकल्प के रूप में इनके यंगस्टर्स, इनके हम उम्र लोग स्थापित होने की स्थिति में आ गए। लेकिन जैसे ही आए उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, इन्होंने एक अभियान भी शुरू किया था उस वक्त की, जाति तोड़ो, जाति हटाना शुरू किया इन्होंने। अशोक भाई बन गए, राजेंद्र भाई बन गए, असकली भाई बन गए, और थोड़े दिन बाद में वापस उसी जाति पे लोग। सिर्फ ये कंफ्यूज्ड लोगों का वो सिलसिला है। देखिए, चूँकि हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोग बड़ा साफ साफ कह सकते हैं, ऐसे नहीं होती जाति तोड़ने के लिए। मैं उम्र से नहीं लगाता हूँ तो क्या मैं माड़ी हूँ क्या? बस मैं नहीं हूँ ना। अब मैं इसको छिपा लूँ तो फिर क्या क्या होगा, और इसको दिखाऊँ तो फिर क्या होगा, क्योंकि मैं तो वोट मांगने जाऊँगा ही नहीं किसी से। तो इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। वो अगर आप में दम नहीं है तब बात आप बदलाव फिर यूँ करेंगे, लेकिन वो दम होना चाहिए कि आप अगर जिस चीज़ में यकीन करते हैं उसको आप बरकरार रखिए। भाई, जिस ज्योतिबा फूले की ये बात करते हैं, तो ज्योतिबा फूले कभी भी जाति वैमनस्य के हामी नहीं थे, वो जाति सौहार्द के हामी थे। वो उनकी अगड़ी जातियों का जो एक दमनकारी स्वरूप था, इसको उसके खिलाफ थे। वो अंग्रेज़ों के इसलिए पक्षधर थे कि उनका कि हम ऋषि दयानंद को उन्होंने उनका आदेश मानने से और उनका खैर मकदम करने से इनकार कर दिया था। बम्बई के अंदर उनका हो रहा था, वो इसलिए कर दिया था कि जिन राजाओं को हमने अपदस्थ किया उनको पुनः आप बनाना चाहते हैं, जो हमें हमारे कान में ये डलवा देंगे, नाक में डलवा देंगे, फिर ये कर लेंगे। और जिन नामपानी ब्राह्मणों का जो अपना दबदबा था, उससे मुक्ति का जो सिलसिला उन्होंने किया, तो उसको तो वो तभी तो रहा, और इसीलिए इज्जत की जाती है। अब तो उनको खामखाम पूजा जाता है जिन चीज़ों में उनका यकीन ही नहीं था। तो इसी तरीके से हर जाति में सिलसिला रहा है। हर जाति को मौका मिले तो अच्छा संवाद हो तो चीज़ें बदलेंगी ना। जब संवाद ही नहीं होता, संवाद ही आडम्बरीपूर्ण हो रहा है, तो ये तब लगाना पड़ता है भाइया भारती। मेरे दोस्तों ने लगाया ना साहब, भारतीया भारती, ये सब इसीलिए लगाया। अब वो उच्च वर्ण के हैं तो भी लगाया उन्होंने कि जाति तोड़ दी हमने। काहे की तोड़ दी, क्यों लगाया? ये अपना नाम जैसा है वैसा रखिए ना। पॉलिटिक्स को जिस तरह से आपने डिटोरिएट होते हुए देखा, कभी पीड़ा होती है कि जिस मकसद के साथ में लोकतंत्र आया वो पूरा हो पाया? देखिए, दोनों ही बातें। मैं ये कह रहा हूँ कि डिटोरिएशन तो समाज के सभी हिस्सों में हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के उसमें भी अब देखिए, एक पार्टी ने लक्ष्मी और गणेश जी की फ़ोटो लगवाने की बात कर दी, वोट मिल जाएंगे इससे। दूसरी पार्टी जिस गांधी की आलोचना करती रही उसी को पूछ रही है। तीसरी पार्टी जिस सरदार पटेल ने कंडेम किया था उसी को, तो ये सारा ये। लेकिन चूँकि लोगों में जानने वाले जरिए हैं, उनको भी करेक्ट कर दिया, तो उतनी स्वतंत्र चेतना वाला कोई सिलसिला मिलता नहीं है। तो ये, और जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन जो है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूशन या हमारा प्रिंट इंस्टीट्यूशन जो है मीडिया का भी,
उसमें भी जो एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था एडिटर का, जो काम बांटे हुए थे और जिनकी जिम्मेवारियां थी, और जिसके अंदर हम प्रोटेक्ट करते थे वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के जरिए अपने काम करने वालों को, उनके हितों की रक्षा करते थे, चाहे कम तनख्वाह मिलती हो लेकिन रेस्पेक्ट थी। आपने तो खूब समझा है इसको ना, आपने देखा है। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि डिटोरिएट हर जगह हुआ है। ये जो खबरिया चैनल बोलने लगे हैं, गोदी वो बोलने लगे हैं, ये कहाँ कोई गया है पत्रकार तो वो सब कुछ बड़ा साफ साफ कहेगा, ये समझा जाता था। उसका रुझान हो सकता है कि वो एक कम्युनिटी की हो, एक जगह की ओर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारे ही मिलावट कर डालेगा। अब तो कुछ देखा ही नहीं जा सकता। तो मिलावट तो पूरे समाज में हो रही है। हर देखिए, हर जाति अपने आप को समाज कहने लगी है, हैं? ब्राह्मण समाज, जाट समाज, अरे समाज का तुम हिंदू हो तो हिंदू समाज तो हो सकता है, हिंदू और साथ में जाति हो सकती है, जाट जाति, ब्राह्मण जाति, राजपूत जाति, तुम तो समाज बन गए। इसका मतलब एक समाज को भी आपने अपने में छीन करके अपने में बंद कर लिया। तो ये हो रहा है, और इसका ऐतराज़ भी नहीं किया जा रहा। न साहित्य में इसका ऐतराज़ किया जा रहा, न राइटिंग में, पत्रकारिता में इसका ऐतराज़ किया जा रहा। ये मेरा ख्याल है कि ये जिम्मेवारी अब आपकी बहुत बड़ी हो रही है। इसको इसी तरीके से अगर मेंटेन करेंगे तो मेरा ख्याल है कि भविष्य सुखद है। और यह ऐसा हो नहीं सकता। देखिए 5000 साल के इतिहास में कई बार ऐसा उलट पुलट हुआ है। ये हमारे जो बुद्ध हैं या सांख्य है या जैन हैं, या जो अलग अलग संप्रदाय बने हैं, वो इसीलिए बने हैं। हमारी जो आचार संहिताएँ हैं, जिनमें देखिए कैसे कैसे मिलावट कर दी है। जिस चारवाक ने कमाल किया है उसको कहते हैं कि कैसे वो कर रहे हैं, वो कुछ जांचना ही नहीं चाहता है। और जो इनका मीनिंग बताने वाली पुस्तकें हैं, उनके चैप्टर्स ही उड़ाए जा रहे हैं। ये देखिए ये कितना वो है। अब अर्बन नक्सल और विलेज नक्सल, दोनों प्रिंट नक्सल, शहरी, क्या कुछ बोलने लगे हैं। अब ये इसका क्या मतलब? इतना वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो ये था सिविल लाइन्स। आप देख रहे हैं थिंक 360 और मैं हूं श्रीपाल सक्तावत। ओम सेन साहब से एक मुलाकात फिर करेंगे सिविल लाइन्स में राजस्थान की राजनीति को समझने के लिए, मुख्यमंत्रियों के अलग अलग कामकाज के विश्लेषण को समझने के लिए। धन्यवाद।